आज भी हम लोग माध्य पढ़ेंगे, लेकिन माध्य का हम लोग कौन सा नियम पढ़ेंगे? दूसरा नियम। माध्य ही पढ़ेंगे लेकिन माध्य का दूसरा फार्मूला, यानी दूसरे फार्मूला का प्रयोग कैसे किया जाता है। क्वेश्चन कैसे रहेगा तो हम जानेंगे कि दूसरा फार्मूला लगेगा, क्वेश्चन कैसे रहेगा तो तीसरा फार्मूला। सब क्वेश्चन पर निर्भर है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में भी कहेगा कि माध्य ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें या समांतर माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें या औसत ज्ञात करें या समांतर माध्य ज्ञात करें, ये तीनों अलग अलग शब्द है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है। तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में माध्य निकालना हो, औसत निकालना हो, समांतर माध्य निकालना हो, तो हम लोग माध्य ही निकालेंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा? क्वेश्चन में दे देगा एक तरफ वर्ग और एक तरफ दे देगा बारंबारता। बारंबारता और वर्ग कैसे बनता है, बारंबारता कैसे बनता है, ये हम लोग जान गए। इससे पिछले वाले चैप्टर में सिखा दिया गया है ना जी, कि वर्ग कौन सा मान वर्ग होता है, कौन सा मान बारंबारता होता है, ठीक है। जब हम आंकड़ों को क्या करते हैं, जब हम आंकड़ों को एक क्रम में क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। जो डाटा दिया गया रहता है उसे हम क्या करते हैं, उसे आरोही क्रम चाहे अवरोही क्रम में, सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम सजा देते हैं तो वही हमारा वर्ग हो जाता है। अब बारंबारता जो है, कोई डाटा कितनी बार आता है वही उससे क्या कहलाता है, बारंबारता। इस क्वेश्चन में वर्ग और बारंबारता का मान दिया रहेगा। मान लो वर्ग में दे दे 2, 4, 6, 8, 10, 12। बारंबारता में दे दे 3, 7, 4, 8, 2, 1। ये आपका वर्ग बारंबारता हो गया, ठीक है। ये वर्ग का मान, ये बारंबारता का मान। बस इतना मान क्वेश्चन में दिया रहेगा, कह देगा कि माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पेपर में जो क्वेश्चन होगा उसको पहले कॉपी पर क्या करेंगे, उतार लेंगे, क्योंकि इसको उतारना जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो कहीं परीक्षा में क्वेश्चन आ गया कि इसका क्या निकालो, माध्य निकालो, ये जो डाटा दिया गया है सबसे पहले उसको कॉपी पर क्या करेंगे, लिखेंगे। अब वर्ग का संकेत जो होता है बतलाए थे, एक्स आई, और बारंबारता का क्या होता है, ठीक है। कोई कोई वर्ग का एक्स भी लिखता है, बारंबारता का एफ भी लिखता है, ठीक है। तो एक्स आई एफ आई एक सांकेतिक रूप देने के लिए मान लिया गया, उसे घबराना नहीं है। तो ये वर्ग का संकेत हो गया एक्स आई, बारंबारता का हो गया एफ आई ना। अब कहाँ कहाँ हम बारंबारता लिखेंगे, कहाँ कहाँ वर्ग लिखेंगे, ठीक है। तो हिंदी से बचने के लिए उसको हम संकेत के रूप में वर्ग को एक्स आई लिखते हैं, बारंबारता को एफ आई लिखते हैं। जब इतना मान क्वेश्चन में दिया गया हो कि वर्ग और बारंबारता, वर्ग और बारंबारता कह दे माध्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, वर्ग और बारंबारता, यानी कि वर्ग में हम एक्स आई लिख देंगे, बारंबारता में हम एफ आई। इसीलिए यह जो लाइन है थोड़ा सा नीचे पा रहे थे ना, और तुम लोग एकदम सटा के जब पा रहे हो तो दिक्कत होगा, थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ एक और आगे खाना बना दिया जाएगा, यहाँ पर हम निकालेंगे एफ आई गुणे एक्स आई, एफ आई गुणे एक्स आई। ये हमको निकालना, ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में बस हमको यही मिलेगा, वर्ग बारंबारता। अब ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में वर्ग और बारंबारता ही लिखा रहे, बताया गया था। वो हिंदी वहां पर कुछ भी शब्द आ सकता है, ठीक है। गांवों की संख्या, परिवारों की संख्या, पौधों की संख्या, छात्रों की संख्या, विद्यालयों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, यहाँ पर कुछ भी मतलब हिंदी में शब्द हो सकता है। लेकिन उसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन वर्ग है कौन बारंबारता है, तो उसके लिए हम बतलाए थे कि जो क्रम में होगा, जो क्रम में होगा निश्चित, तो समझ जाना कि वही वर्ग है, उसी में एक साइड लिख देना। आज जिसका कोई क्रम ना हो, क्योंकि बारंबारता में क्रम थोड़े होता है, कहीं भी मान बढ़ सकता है, कहीं भी बढ़ सकता है, तो समझ जाना कि वो वाला उसमें लिख देना है एफ आई। इसमें क्या लिख देना है,
एफ आई। बोलो क्या दिक्कत है? सुनाई नहीं दे रहा है? दे रहा है। ठीक है। तो वर्ग और बारंबारता हर क्वेश्चन में ऐसा ही लिखे, ये कोई जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में वर्ग और बारंबारता ही देगा, नहीं। यहाँ पर अलग अलग शब्द का प्रयोग हो सकता है। कभी दे देता है अचर मान बारंबारता, कभी चर मान बारंबारता, कभी गांवों की संख्या, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो तुमको उसमें पहचानना है कि कौन वर्ग है कौन बारंबारता है। तो सबसे आसान तरीका कि वर्ग जहां भी होगा तो क्रम में होगा। ठीक है, वर्ग जहां भी होगा तो क्रम में ही होगा, तो समझ जाना कि वही हमारा एक साई लिखना है। अब बारंबारता का कोई क्रम नहीं होगा। ठीक है, वो बारंबारता हो गया। तो ये दो मान हमको क्वेश्चन में मिला रहेगा। और तीसरा हमको मान ये निकालना है कि एफ आई गुणे एक्स आई, यानी एफ आई में एक्स आई से गुणा करेंगे। तो क्लियर है, ये हमारा एफ आई का मान है, ये हमारा एक्स आई का मान है। दोनों में हम मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। बोलो, 3 में 2 से गुणा करेंगे और 7 में 4 से गुणा कर देंगे, 28। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 64। हाँ सर आवाज नहीं आ रहा है, अब दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो। ठीक है, तो फिगर से काम चलाओ, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है तो। सभी लोगों के पास हमारा आवाज नहीं जा रहा है जी? सभी लोगों के पास ऐसा ही दिक्कत है? बोलो। नहीं सर, कुछ लोगों के पास जा रहा है, कुछ लोगों के पास नहीं जा रहा है, इसका मतलब अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है जी? दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है। तुम फिर से काटो और फिर से ज्वाइन करो। ठीक है, हाँ अपना नेटवर्क देख लो, डाटा देख लो, फिर से ज्वाइन करो, जरूर दिखाई देगा। यहाँ से तो क्लियर। अब ध्यान दो, एफ आई में एक्स आई से गुणा हो गया। अब करना क्या है कि बारंबारता को जोड़ देना है, पूरा बारंबारता को जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई। अब इस सिग्मा एफ आई का मतलब होता है हिंदी में बारंबारता का कुल जोड़। अब बताओ कि इतना जगह में बताओ, उतना बड़ा हिंदी हटेगा? उसी को सांकेतिक रूप में सिग्मा एफ आई लिखा जाता है, सिग्मा एफ आई। ठीक ना, सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, समेशन के स्थान पर उसका प्रयोग किया जाता है। एफ आई मतलब बारंबारता। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम लोग जब जरूरत हो तभी बोलना, क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये हम बारंबारता को सबसे पहले जोड़ेंगे। तो सिग्मा एफ आई, सिग्मा एक सांकेतिक रूप है जोगफल, कुल जोगफल का मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में जैसे हम दे देते हैं ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तो ऐसे अगर हम इसलिए लिख दें तो भी हमारा सवाल सही होगा, नहीं तो ऐसे। तो उसी तरह से 3 7 10 4 14 1 22 और 3 25, यहाँ पर 25 हो गया। बारंबारता को जोड़ना है, न कि एक्स आई को जोड़ना है, बारंबारता को जोड़ना है, एक्स आई को नहीं जोड़ना है। बारंबारता का मतलब कि बार 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 बार, तो यही ना बतला रहा है कि कितना बार आया है, तो इसी को जोड़ेंगे। तो बारंबारता को जोड़ दिए। इसके बाद जो एफ आई एक्स आई का जो आया है मान, इसको भी हम जोड़ेंगे। तो बताओ एफ आई एक्स आई को हम जोड़ेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा एफ आई एफ आई एक्स आई का कुल योगफल। तो हम इसको जोड़ देंगे ना। तो 8 6 14 4 18 4 22 2 24 के 4 हासिल 2, 4 2 6 6 12 2 14 1 15। एक बार फिर से 4 2 6 6 12 3। ठीक है, एक बार और मिला लो, 6 8 14 4 18 4 22 2 24 हासिल 2 और 2 पहले ही हासिल हम जोड़ देते हैं। तो 4 2 6 6 12 2 14 1 15। सही है। ठीक है, जोड़ हमेशा एक बार दो बार मिला लेना चाहिए ना, हो सकता है गलती। अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ निकल गया। अब देखो नीचे, अब नीचे हमारे बोर्ड पर जगह नहीं है। ठीक है,
अगर जगह होता तो हम यहीं पर माध्य का फॉर्मूला लिख के बना देते। तो तुम लोग ये मत समझना कि नियम है कि यहीं पर लिखना है, नहीं, जगह के अभाव में अब हम यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर, और माध्य का कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, वो वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा कि दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की, क्योंकि बताए थे वो फॉर्मूला हमारा तभी लगेगा जब कॉमा में कोई राशि आंकड़ा मान दिया गया रहेगा। तो यहाँ कहाँ कहीं कॉमा का प्रयोग है, कहीं नहीं है। तो यहाँ माध्य का दूसरा फॉर्मूला लगेगा। तो माध्य का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई बटा, ठीक है, ये माध्य का हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अर्थ में वही है, अर्थ में वही कह रहा है कि दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। बस हमको समझ में थोड़ा सा दिक्कत है, अप्रत्यक्ष रूप से है ना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वही कह रहा है कि दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। और सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 154 बटा में सिग्मा एफ आई का मान 25, भाग दे देंगे 25 का 150, 4 भाग जाएगा, ठीक है, हाँ दिखाई नहीं दे रहा है। सभी लोगों के पास यही समस्या है। नो सर, नहीं सर। किसको दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा से चलो उतार लो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से नोट करो। सर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो संगीता कुमारी तुम फिर से ज्वाइन करो। सर कर रहे हैं। तो अब उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है ना। और तुम्हारे, हाँ, तुम्हारे डाटा में, नेटवर्क में, मोबाइल में दिक्कत होगा। 10-15 मिनट बाद ज्वाइन करो, देखो क्या क्या हो रहा है। काल कहाँ रहे? तो जरूरी ना बा। तू तलक हमारी ना ना तू तलक वाली मंदिर है ना जी, पूजा किया था। हाँ, नहीं भाई, घर वाला नल खराब था, कल एक लड़का मर गया उसमें, उचस का डूब करके। हो गया, यस सर। चलो ध्यान दो, यहाँ पर गुणा क्यों किया जाता है ना, गुणा क्यों किया जाता है। जैसे मान लो हम कोई डाटा देते हैं, ध्यान दो, 1 2
3 4। हम कहेंगे कि इसका माध्य क्या होगा, हम कहेंगे क्वेश्चन में कि इसका माध्य क्या होगा। ठीक है, तो दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की। अब बताओ कि 2 आया है 3 बार, तो हम इसको 2 गुणे 3 भी लिख के मान सकते हैं। एक देखो आया है कितने बार, 5 बार, तो हम 1 गुणे 5 भी इसको लिख सकते हैं। 3 आया है 1 बार, तो 3 गुणे 1 भी, ये 4 आया है 2 बार, तो 4 गुणे। बताओ 6 5 3 8, 6 5 11 3 14 8 22। और वैसे भी तुम जोड़ो, 1 2 3 2 5 5 2 7 1 8 1 9 1 10 1 11 3 14 4 18 4। आया कि नहीं है? ठीक है, एक गुणा कर दिए और फिर लास्ट में हम जोड़ दिए, तो वही काम यहाँ पर हुआ है कि पहले गुणा किए हैं, फिर लास्ट में इसको जोड़ दिए। आज संख्या को भी जोड़ा जाएगा भाई, इसको भी तो हम जोड़ेंगे ना। ठीक है, ये कितना बार है तो ध्यान दो, 3 5 8 8 1 9 2 11, ऐसे भी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मतलब कि क्वेश्चन इसी रूप में है, लेकिन उसको पहले से क्या कर दिया। ठीक है, कहो कि मतलब कि इससे एक पीढ़ी और आगे लेके चला गया। ठीक है, क्वेश्चन यही है, इसको थोड़ा सा और क्या कर दिया, एक आगे लेके चला गया, इसीलिए इसमें गुणा किया जाता है ना। तो हम लोग को समझने में दिक्कत हो गई। इस सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब वो नहीं है, वही कह रहा है कि दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही हम कह रहे हैं बार बार कि माध्य का जो तीनों फार्मूला है, तुमको लग रहा है कि उस हिंदी में नहीं लिख रहा है वैसा। ठीक है, लेकिन वही कह रहा है कि दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। आशा है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ सर। अगर हम ऐसा सवाल दें तो बन जाएगा। यस सर। जल्दी से बनाओ। सर नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। माध्य ही इसका निकालना है, माध्य।
दूसरा दूसरा क्या है बोलो, क्या दिक्कत है? क्या दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या कर सकते हैं? क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, भेज देंगे ग्रुप में, देख लेना। बन गया जी सत्यम शुभम? यस सर। कितना आया? 41.891। 41.89। देखो किसका किसका आ रहा है। आया है सर आया है, आ रहा है सर। ठीक है जी, तो सही करो। 41.89। गुणा और जोड़ भाग सही होना चाहिए, जोड़ घटा गुणा भाग है। और एग्जाम्पल देकर समझा दें कि समझ में आ गया है। समझ में आ गया है। कुछ समझ में आ गया होगा ना, कुछ नहीं करना है, बस गुणा कर देना है, सही सही फार्मूला लेके बना देना है। ठीक है, तो इसमें टाइप वो पहला था, और इसमें टाइप एक और है, क्योंकि दो टाइप इसमें पढ़ना है। ठीक है, अभी जो हम बनाए हैं इसका टाइप 1 था, अभी जो हम बनाए हैं इसका टाइप 1 था, और इसमें एक टाइप 2 यानी कि एक और टाइप आता है, उसको देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन कहेगा। क्वेश्चन में मान लो यहाँ पर दे देगा वर्ग बारंबारता, वर्ग बारंबारता। मान लो 3, 5, 7, 9, ठीक है 10, इस तरह से दे दे। यहाँ पर 8, 4, 7, ठीक है। क्वेश्चन में कह दे कि यदि इसका माध्य, ठीक है, क्वेश्चन में बता दे कि यदि इसका माध्य क्या हो, 8 हो, तो x का मान, यदि इसका माध्य 8 हो तो p का मान क्या होगा, p का मान क्या, ऐसे क्वेश्चन होगा। वर्ग बारंबारता दिया रहेगा, लेकिन उसमें बारंबारता में कोई एक मान क्या कर देगा, गायब कर देगा, और कह देगा कि वही जो अज्ञात बारंबारता है p चाहे x चाहे w कुछ भी दे सकता है यहाँ पर, ठीक है, कह देगा उसका मान क्या होगा। माध्य बता दे रहा है कि माध्य इसका 8 है, माध्य इसका 8, ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन हुआ। तो देखो करना क्या है, क्योंकि वर्ग बारंबारता जब दिया हुआ है तो माध्य का दूसरा फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो दूसरा फार्मूला का हमारा नियम ये कहता है कि इसमें भाई तुम लिख दो सबसे पहले एक्स आई, और बारंबारता में तुम लिख दो एफ आई। अब यहाँ पर तुम लिखो एफ आई या गुणे एक्स आई, एफ आई में एक्स आई से गुणा करो। दूसरा नियम यही है कि एफ आई में एक्स आई से गुणा करो, 8 में 3 से गुणा करेंगे 24, 20, 7 पी 20 हो गया।
ठीक है, क्वेश्चन को याद रखना कि माध्य 8 है तो पी का मान निकालना है। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब बताए थे कि बारंबारता को भाई जोड़ना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई। 8 4 12 7 19 2 21 अब बहुत लोग 21 में पी जोड़ते हैं तो लिख देते हैं 21 पी। गुणा होता है तब होता है 21 पी। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो 21, अब पी जो है तो पी। अब इसको भी जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़ देते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई 4 और 3 7, ठीक, 2 2 4 अच्छा 10 2 12 प्लस 7 पी। पी देखिए 7 अलग है तो जोड़ देंगे ना, 7 पी ना है। हाँ, यही 7 प्लस पी रहता तब 7 को हम जोड़ देते अलग है, लेकिन 7 पी है तो ये पूरा हम क्या कर दिए प्लस में लिख दिए। अब माध्य, ठीक है, अब माध्य बराबर लिख के बनाएंगे कि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा। अब जहां माध्य लिखा हुआ है वहां क्या लिखेंगे 8। माध्य जहां दिया हुआ है वहां माध्य के नीचे 8 अब बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 127 प्लस 7 पी और सिग्मा एफ आई का मान 21 प्लस पी। ये माध्य का मान हो गया, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, ये सिग्मा एफ आई का मान। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी वज्र गुणन तिरछा तिरछी गुणा। तो देखो 21 में पहले 8 से गुणा होगा 168 प्लस 8 पी में 8 से गुणा 8 पी, इसमें 8 से गुणा 168 बराबर इसको गुणा करेंगे 1 से तो उतना ही होगा 127 प्लस 7। ठीक है, अब पी वाले मान को एक तरफ, बिना पी वाले मान को एक तरफ, जैसे समीकरण हल किया जाता है तो हमारा 8 पी यहीं रह जाएगा, प्लस 7 पी बराबर किधर आएगा तो माइनस हो गया, चिन्ह बदल जाएगा। 127 लिख देते हैं, प्लस 168 इधर आएगा तो माइनस 168। 8 गो पी में 7 गो पी पहले घटाओ पी। ठीक है, 8 में से 7 घटेगा 1, 6 में से माइनस 41, तो पी का मान हमारा कितना आया माइनस 41। पी बराबर माइनस 41। ठीक है, उतार लो। अब ये जोड़ने के समय माइनस नहीं है, हमारा माइनस में है ना।
हो गया जी। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन बनाओ इसी पर। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। यदि इसका माध्य तीन हो तो y का मान बन गया।
आवाज नहीं जा रहा है ना हमारा? 22 आ रहा है। वाई वाई का मान 22। 22। ठीक है, अभी मेरा 22 है। वाई बराबर 22। ठीक है, सर y बराबर 22। ठीक है, वाई बराबर 22 आएगा। ऐसा सवाल भी ऐसा है, अब बन जाएगा। ठीक है, बस इसमें 2 ही टाइप है, दूसरा नियम में 2 टाइप। बताया था कि सबसे ज्यादा टाइप किसमें है? पहला नियम में। हाँ, 8 9 हो सकता है किताब बनाए एक और टाइप मिल जाए, 10 भी हो सकता है, लेकिन एक में बहुत ज्यादा टाइप है। वहीं पर माध्य का असली मतलब की अर्थ तुमको समझ में आएगा, इसीलिए उसमें उतना सारा टाइप तुमको दे दिया है ना। तो इसमें या तो XYZ का मान निकालने के लिए देगा, नहीं तो ऐसे कहेगा माध्य निकालें, बस। तीसरा रूप नहीं दे सकता है। और आ गया हम लोगों का तीसरा नियम ना। अब तीसरा नियम बताने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसमें आधा घंटा टाइम कम से कम लगेगा। तो तीसरा नियम अब कल शुरू किया जाएगा। और तीसरा नियम हम लोग कल पढ़ेंगे। अब तुम लोगों को क्या करना है, अगर तुम्हारे पास मैथ का बुक है, ठीक है, तो अब तुम लोग माध्य का पहला और दूसरा जो है फॉर्मूला का प्रयोग करके जो जो क्वेश्चन में माध्य निकालना होगा, माध्य निकाल सकते हो। ठीक है, किताब में जाकर देखेंगे कि किस किस क्वेश्चन में कह रहा है माध्य ज्ञात कर, केवल माध्य अभी पढ़ाए तो केवल माध्य निकालने वाला जो होगा माध्य निकाल देंगे। अभी माध्यिका बहुलक अलग है, लेकिन अभी माध्य जो कहेगा कि इसका माध्य क्या होगा, वो भी पहला और दूसरा नियम यही तुम लोग को दिया ही होगा, तीसरा नियम नहीं दिया होगा। तो किताब में जहां जहां माध्य दिया है उसको बना लेना है, जो नहीं आएगा उसको बाद में बताया जाएगा जब चैप्टर शुरू होगा तब। ठीक, अब बायोलॉजी में हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे, यानी जंतु ऊतक। आज जंतु ऊतक में कौन कौन ऊतक पढ़ लिए हैं? एपिथेलियम टिश्यू, इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में अभी हम लोग पढ़े हैं लूज, डेंस, स्पेशलाइज में हम लोग बोन पढ़ लिए हैं, कार्टिलेज पढ़ लिए हैं। ठीक ना, ध्यान दो, अभी हम लोग जंतु ऊतक ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जंतु ऊतक में अभी एपिथेलियम पढ़ लिए पूरा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कनेक्टिव टिश्यू भी अभी पढ़ रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू में आज पूरा हो जाएगा तुम लोगों का, आज नहीं तो कल हो जाएगा। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग कार्टिलेज, बोन और ब्लड के बारे में पढ़ना है। तो कार्टिलेज और बोन के बारे में हो गया था कि कार्टिलेज भाई 3 प्रकार के होते हैं, हाइलिन, इलास्टिक, अहवाई। ठीक है, तो हाइलिन कहाँ कहाँ पाया जाता है पढ़ लिए हैं कि हाइलिन हमारा जो है श्वास नली, जो सी आकार के जो लगे होते हैं वो श्वास नली में वो हाइलिन होते हैं। इसके बाद हमारे लैरिंग्स में, इसके बाद हमारे रीढ़ की जो रीढ़ नहीं पसलियां जो है जहां पर जाकर के ज्वाइंट होती हैं, ठीक है, वहां पर हमारा जो है क्या है। इसके बाद हड्डियों का जहां पर क्या होगा इंड पॉइंट, जहां पर हड्डियों का क्या होगा इंड पॉइंट। ठीक है, इंड पॉइंट यानी टिप पर। हड्डियों का जो लास्ट होता है ना, उसके बाहर से थोड़ा सा एक लेयर लगा होता है ना, अब उस लेयर, वह जो लेयर होता है वह कार्टिलेज होता है हाइलिन का। और जब लेयर हटा देते हैं तब जब हड्डी आता है, ठीक है, तो वो
हड्डी का कौन सा हिस्सा होता है? स्पॉन्जी बोन होता है, बताया गया था कल तुम लोगों को। तो चलो आज हम लोग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग पढ़ते हैं कौन सा जी? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे हम लोग ब्लड, ठीक है? ब्लड के बारे में। ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं? रुधिर कहो या रक्त कहो या खून कहो, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक ना? तो ब्लड के बारे में ही हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लो कि ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर नहीं पाए जाते हैं, जिसमें फाइबर नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, ठीक है? इसमें कोई फाइबर नहीं पाया जाता है, कोई, ना इलास्टिक ना वाइट, यानी ना कोलाजन होता है ना इलास्टिक होता है, नो फाइबर। क्योंकि भाई इनको क्या होना है? इनको बहना है, इनको बहना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना है? जाना है। और जब फाइबर होगा तो उसको क्या कर देगा? बांध के रख देगा, तो आने जाने में क्या होगा? दिक्कत होगा। इसलिए हमारे ब्लड में, ब्लड जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, हम इसको लिख देते हैं कि ब्लड, ठीक है, एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है? तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। ये भी हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। तरल मतलब लिक्विड रूप में होता है, संयोजी मतलब कि कनेक्ट करके रखता है सभी हमारे सभी अंगों को। बताओ कहाँ कोई भी ऐसा हमारे शरीर का कोई हिस्सा है जहां पर ब्लड न पहुंचा? हर जगह पहुंच रहा है, हर जगह पहुंच रहा है। जितनी भी हमारी कोशिकाएं, हाँ, एक जगह नहीं पहुंचता है, हाँ, आँख के कॉर्निया में, आँख के कॉर्निया, कॉर्निया में। हाँ, तो वहां क्यों जाएगा? ध्यान दो, तो जितना भी हमारे बता रहे हैं, जितना भी हमारा जो सेल्स है जो जीवित है, जिसको पोषण की जरूरत है, वहां तो भाई ब्लड जाएगा। जितनी भी हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं जो जीवित हैं, ठीक है, तो जीवित है कोशिकाएं, तो भाई उनमें क्या होगा? श्वसन पोषण होगा, तो उनके लिए ब्लड चाहिए। तो जितनी भी कोशिकाएं जीवित है, जिनका पोषण जरूरी है, जिनमें श्वसन की क्रिया होती है, वहां तक ब्लड जरूर जाएगा, ठीक है? यानी हमारे सभी अंगों को कहिए, अब मान लो कि दो चार ऐसा हो हिस्सा हमारे शरीर में पार्ट हो जहां ब्लड न जाता हो, तो उसके चलते हम यह नहीं कह सकते हैं कि ब्लड हमारा क्या है? संयोजी ऊतक नहीं है, ठीक है? और दो चार अगर हो तो उसको छोड़ दो, बाकी जहां भी देखो तहां हमारा क्या है? ब्लड हर जगह मौजूद है, सबको कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड जो है एक, कहो कि प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है, ठीक है? अब ये कोलाइड क्या चीज होता है तुम लोगों को केमिस्ट्री में बताया जाएगा, लेकिन कोलाइड का मतलब होता है कि जैसे हम लोग धुआं देखते हैं, धुआं जब कोयला जलाया जाता है, लकड़ी जलाया जाता है, गोईठा जलाया जाता है, तो उसमें क्या होता है? काला या भूरा रंग का धुआं ऊपर उठता है। तो उस धुएं में क्या होता है? हवा में जो है ईंधन के छोटे छोटे क्या होते हैं? कण मिल जाते हैं, राख जिनको कहा जाता है। यानी कि हवा में जब राख मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? धुआं बन जाता है। यानी कि हवा में राख मिल गया, ठीक है,
तो हवा और राख का जो एक तरह से क्या हुआ, मान लो मिश्रण तैयार हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, कोलाइड कहेंगे। उसी तरह से हमारा ब्लड जो है प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड हमारा क्या है, प्राकृतिक कोलाइड है, इसको बनाया नहीं जा सकता है, यह नेचुरल है। ठीक है। अब ब्लड में बहुत सारे मतलब पानी होता है, और पानी में बहुत सारे क्या होते हैं, पार्टिकल मिल जाते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, ब्लड है। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्लड हमारा एक प्राकृतिक कोलाइड है। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय में क्या होता है, दूध और चाय पत्ती जेम ही डालते हैं, जेम ही चाय पत्ती डालते हैं, चाय पत्ती के जो पार्टिकल होते हैं दूध में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चाय हो गया, क्या हो गया, कोलाइड हो गया। यानी कोलाइड विलयन एक ऐसा विलयन है, कोलाइड विलयन एक ऐसा विलयन है कि अगर किसी मिश्रण में अगर कोई पार्टिकल मिला हुआ है तो तुम अलग से तुम ये नहीं पहचान सकते हो कि ये चाय है, ये चीनी है, ये दूध है, ये पानी है, नहीं पता चलेगा। बस हमको पता चलेगा कि चाय है, चाय है, पता चल रहा है कि धुआं है, ऐसे थोड़ा दिखेगा यहाँ पर राख जा रहा है, यहाँ पर हवा जा रहा है, दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक है। एक निलंबन होता है, तो निलंबन में पार्टिकल उसके दिखाई देते हैं। जैसे पानी में बालू डाल दो, ठीक है, तो पानी में जब हम बालू डाल देंगे तो बालू पानी में क्या होगा, चारों तरफ क्या हो जाएगा, मिलेगा, लेकिन भूलेगा नहीं, आपको दिखाई देगा। तो ऐसा विलयन निलंबन कहलाता है। कोलाइड का मतलब यही है कि आपको पार्टिकल अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, मिले हुए हैं उसमें, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए हमारा ब्लड जो है एक प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक ना। कोलाइड को अंग्रेजी में पायस कहा जाता है ना। अब ध्यान दो, हमारा ब्लड का जो प्रकृति होता है क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। ये सब ब्लड का बेसिक जानकारी है ना। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू तुम लोग को 10 क्लास में पढ़ना है। पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 होता है। ठीक है। एक जो वयस्क मनुष्य होता है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है, शरीर में, ठीक है, 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। उसके वेट पर भी ये निर्भर करता है ना। हो गया। यानी ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कोई फाइबर नहीं पाए जाते हैं, कोई फाइबर नहीं पाया जाएगा। ठीक है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड के रूप में हमारे पार्ट को जोड़ के रखा हुआ है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है जिसका प्रकृति जो होता है क्षारीय होता है, नोट करते रहो। रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4, क्योंकि बताए थे 7 से जब ऊपर होगा क्षारीय, 7 से नीचे होगा अम्लीय, अगर 7 के बराबर होगा तो न्यूट्रल, उदासीन होगा, अम्ल होगा। जैसे पानी हमारा क्या है, न्यूट्रल है। जितने भी खट्टे चीज जो है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, ठीक है, वो सभी क्या है, अम्लीय है। और जितने कड़वा, ठीक है, वो सब क्या है, क्षारीय। तो एक व्यस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और रक्त के बारे में क्या लिखा जाए, रक्त का काम क्या करना, पोषक पदार्थों का परिवहन। हाँ, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं, कहाँ घूमते रहते हैं,
ब्लड में, तो पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। इसके बाद गैसों का भी परिवहन करता है, गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन और CO2 यही ना लेकर जाता है, आता है। ठीक है, इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ, उनका भी परिवहन यही करता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन यही करता है। ये हमारे ब्लड का काम है। रक्त जो है, रक्त जो है रक्त जो है एक नली में तैरता रहता है, जिसे ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनी कहते हैं, रक्त वाहिनी कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहा जाता है, जिसमें हमारा ब्लड, हाँ, हमारे शरीर में ब्लड ऐसे ही नहीं फैला हुआ है, उसके लिए क्या है, हाँ, ब्लड वेसल्स हैं, नलिकाएं हैं, रक्त वाहिनियां हैं, धमनी हुआ, सीरा हुआ, कैपिलरी हुआ, ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियों का नाम है। रक्त को पंप कौन करता है, हमारा हार्ट करता है, हृदय। हृदय जो है हमारे रक्त को पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। रक्त को शुद्ध नहीं करता है, रक्त को शुद्ध हमारा फेफड़ा करता है। ठीक है, उसको भी लिख लिया जाए। रक्त को शुद्ध करता है फेफड़ा, हमारा लंग्स, फुफ्फुस। रक्त को पंप करता है, रक्त को पंप करता है, जाओ पूरे शरीर में फैल जाओ, कौन, हमारा हार्ट यानी हृदय। यह रक्त को पंप करता है, एक मोटर की तरह काम करता है हमारा हार्ट, जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। एक बार में हृदय जो है, एक बार में हृदय 70 ml रक्त पंप करता है, रक्त पंप करता है एक बार में 70 ml। ठीक है, तो कोई बता सकता है 1 मिनट में कितना करता होगा? 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 बार धड़कता है, पंप करता है, यानी वही धड़कना उसको बोला जाता है। तो एक बार में 70 ml, तो 1 मिनट में 72 बार, तो कितना कर दो, 70 से गुणा, लगभग 5000 ml यानी 5 लीटर आ जाएगा। 1 मिनट में हमारा जो रक्त है
बल्कि हार्ट जो है 5 लीटर रक्त पूरे शरीर में भेज देता है, एक बार में नहीं, 1 मिनट में। क्योंकि एक बार में तो केवल 70 ml पंप करता है, 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है कितना बार धड़केगा? ठीक है, 72 बार धड़कता है ना जी, 72 बार धड़कता है हार्ट। ठीक है, तो समझो कि 1 मिनट में कितना कर देगा? लगभग हम कह सकते हैं 5 लीटर पंप कर देगा। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 72 बार, एक बार में 70 ml पंप कर रहा है, तो गुणा कर लो कि 5000 के समथिंग आएगा। लगभग में हम लिख सकते हैं 5 लीटर रक्त पंप करता है 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है। मिटा दें। यस सर। ऐसे ब्लड मतलब कि रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, लेकिन ब्लड में बहुत सारे खोज हैं, आगे पढ़ेंगे। मिटा दें। यस सर। तो अभी हम लोग इतना चीज सीख गए जी कि ब्लड जो है एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कोई फाइबर नहीं पाया जाता है, कोई नहीं, ना कोलेजन ना इलास्टिक, कोई फाइबर नहीं है। यह लिक्विड के रूप में होता है और पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, यानी एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड हमारा जो एक प्राकृतिक कोलाइड है, ब्लड हमारा जो एक प्राकृतिक कोलाइड है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात ब्लड क्षारीय होता है, ब्लड क्षारीय होता है। इसके बाद एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो ब्लड जो है कितना रहता है? 5 से 6 लीटर। ठीक है, ब्लड हमारा पूरे शरीर में ऐसे नहीं बहता है, ऐसे नहीं प्रवाहित होता है। उसके लिए क्या है? नलिकाएं हैं, पतली पतली मोटी मोटी क्या है? नलिकाएं हैं। उसी में हमारा ब्लड क्या होता है? तैरते रहता है, जिसको कहा जाता है ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनी।
हमारे ब्लड को शुद्ध कौन करता है? तो फेफड़ा रक्त को शुद्ध करता है। हमारा रक्त तब तक शुद्ध नहीं माना जाता है जब तक वो ऑक्सीजन से मिल ना जाए। जब ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगा, जब ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगा तब जाकर के हमारा रक्त क्या होता है? ऑक्सीजन किसके पास रहता है? फेफड़ा के पास। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाके हो? हमारे फेफड़ा यानी लंग्स में ना, तो वहीं पर मिलता है। तो वहीं पर हमारा हार्ट जो है रक्त को एक बार पंप करके फेफड़ा में भेज देता है कि जाओ वहां से ऑक्सीजन लेके आओ। और वह ऑक्सीजन जब लेकर आता है तब हृदय दोबारा पंप करता है कि जाओ शरीर के विभिन्न भागों में, अब तुम लोग जा सकते हो क्योंकि अब तुम लोग शुद्ध हो गया ना? समझ में आया? तो कहेगा कि रक्त को शुद्ध पंप करता है, तो कहीं मत मानना कि हृदय केवल एक ऐसा मशीन है जहां से पंप होके ना हमेशा ऐसे 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 क्या करता है? पंप करता है, धड़कता है ऐसे। हार्ट के बारे में 10 अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्लड को, रक्त को हम लोग 2 भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। ठीक है? एक ब्लड का होता है तरल भाग, ठीक है, लिक्विड पार्ट, ठीक है। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है जी? प्लाज्मा। ठीक है। जो पूरे ब्लड का 55 से 60% होता है। और एक होता है हमारे ब्लड का, कह सकते हैं सॉलिड पार्ट। ठीक है। या उसमें हम कह सकते हैं जो उसके रुधिराणु होते हैं, यानी हम उसके कण कह दें या सेल कह दें। ठीक है। ये वाला पार्ट होता है लगभग 45 से 40%। यानी प्लाज्मा को अगर तुम 55% लेते हो कि ब्लड में प्लाज्मा क्या है? 55% है, तो तुमको लेना होगा कि जो उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल मिले होते हैं, जो कण मिले होते हैं, ठीक है। अभी पढ़े हैं कि रक्त हमारा एक कोलाइड विलयन है। तो कोलाइड किसको कहा जाता है? कि लिक्विड यानी पानी में कोई छोटे छोटे पार्टिकल को मिला दो और अलग से तुमको दिखाई नहीं देगा, तब वैसे को कहा जाता है कोलाइड। तो ब्लड में हमको दिखाई देता है जी, ERBC है, EWBC है, प्लेटलेट्स से नहीं दिखाई देता है, केवल लाल। लेकिन हाँ, जब तुम्हारे ब्लड का टेस्ट होता है उसमें बहुत सारे केमिकल डाल करके ना ब्लड को क्या कहता है, उसके मतलब एक तरह से फाड़ दिया जाता है खून को, तब जाकर के दिखाई देता है कि कौन कौन सा पार्टिकल मिला हुआ है ना। तो तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जो 60% होता है हमारे ब्लड में। और ठोस कण कितने होते हैं? 40 का हो चाहे 45 का हो। ठीक है। अब प्लाज्मा में ध्यान दो। अब प्लाज्मा के जो अंदर है, ठीक है, प्लाज्मा के जो अंदर, ये प्लाज्मा भी अकेले नहीं है बेचारा, ये भी बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा वाटर है, ठीक है। ऐसे प्लाज्मा का अगर रंग पूछे तो येलोइश होता है, येलोइश यानी पीला ही कहेंगे। ठीक है। अब एक होता है पूरा पीला, एक होता है क्या? येलोइश का मतलब उसमें क्या हो, कोई और भी कलर मिला हुआ है। पूर्णतः मतलब कि पीला नहीं है, लेकिन पीला पीला दिखाई दे रहा है तो पीला तो कहेंगे। ये भी प्रोटीन में चलता है। हाँ, तो ध्यान दो। तो उसमें वाटर होता है और इसके बाद उसमें प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन। वाटर उसमें कितना होता है? 90%। और प्रोटीन उसमें कितना होते हैं? 10%। ठीक है। और भी पोषक पदार्थ होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं, और भी पोषक पदार्थ होते हैं लेकिन कम मात्रा में। तो लो हम इसको 8% लिख देते हैं। ठीक है। और भी जो क्या होते हैं?
कुछ पोषक पदार्थ कहो, उनको हम ले लेते हैं कितना में, 2% में। ठीक है, जैसे हमारा कैल्शियम होता है, आयरन होता है, ठीक है, या कुछ विटामिन, ये सभी कहाँ होते हैं, लिक्विड वाले पार्ट में। ये हमारे प्लाज्मा में ही होते हैं मेनली, मतलब कि ज्यादा जो होता है मुख्य रूप से पानी होता है 90%, यानी कि जितना प्लाज्मा है उसका 90%। ठीक है, अभी का कुछ 60% है तो 90 कैसे हो गया, प्लाज्मा का, ये प्लाज्मा जो है 60% है तो उसका 90% हिस्सा पानी है। ठीक है, अब बाकी उसका 8% ले लेते हैं प्रोटीन है, अब बाकी जो बचे मान लेते हैं उसमें पोषक पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है, अगर हम प्लाज्मा में से क्या करें, अगर हम प्लाज्मा में से उसके प्रोटीन को निकाल लें, अगर प्लाज्मा के अंदर से प्रोटीन को भी निकाल लिया जाए तो जो अवशेष बचता है उसको सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। ठीक है, और उसी सीरम से ही क्या होता है, रोगों की जांच होती है। आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो आपके सीरम से ही क्या होता है, रोगों का टेस्ट होता है। ठीक है, यानी प्रोटीन भाई बढ़िया चीज है, तो ये रक्त में रहेगा तो ये रोग कैसे बताएगा, तो अच्छा चीज है। उसमें से क्या कहता है, प्लाज्मा को निकाल लिया जाता है, अब बाकी जब बच जाता है तब उससे पता चलता है कि हाँ, अब तुम ही सोचो कि ब्लड में से, ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा है और उसके छोटे छोटे सेल्स हैं। ठीक है, दोनों को हम अलग कर दिए, अब हमारा केवल लिक्विड हो गया। इधर जो है केवल क्या है, अच्छा वाला चीज है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब इधर बतलाओ, प्लाज्मा में पानी है, ठीक है, तो पानी भी जरूरी है, इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन भी जरूरी है, पोषक पदार्थ है, पोषक पदार्थ भी जरूरी है। तो जब प्लाज्मा के अंदर से इन चीजों को फिर छान लो तो अब पता चल जाएगा कि फालतू कौन उसमें आया हुआ है, किसका कीटाणु आया, कौन सा वायरस आया हुआ है। इसी के चलते तो क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पहले ही हम क्या कर दिए, अलग कर दिए, अब हम प्लाज्मा में आ गए। अब प्लाज्मा में पानी है, प्रोटीन है, पोषक पदार्थ है। ठीक है, अब पानी को अलग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर ही क्या होगा, तैरेगा तभी तो हमको दिखाई देगा, तो उसमें से प्रोटीन को और छान लो। ठीक है, जो पोषक पदार्थ है उनको भी क्या कर लो, अब तुम देखो कि हाँ अब कौन सा कीटाणु इसमें मिला हुआ है, तो अब पकड़ा जाएगा कि अच्छा इसी के चलते तुमको ये दिक्कत है, तो जांच में बता देता है कि हाँ, वही सीरम से हमारे सीरम से क्या होता है, रोगों की जांच होती है। जब प्लाज्मा में से प्रोटीन वाला जो हिस्सा निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसी से हमको क्या होता है, रोगों की जांच ली जाती है। और प्रोटीन में भी अकेले बेचारा प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, वाटर तो हो गया, पानी H2O है, चलो पोषक पदार्थ भी जान गए। अब प्रोटीन जो है हमारा, ये प्रोटीन में भी 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, दूसरा होता है ग्लोबुलिन, और तीसरा होता है फाइब्रिनोजेन, ठीक है। अब इस प्रोटीन में सबसे अधिक एल्बुमिन होता है, सबसे कम ये वाला होता है, और उससे थोड़ा सा ज्यादा ये वाला होता है। ठीक है, प्रोटीन में बता रहे हैं, फाइब्रिनोजेन के अलावा एक और भी प्रोटीन पाया जाता है जिसको प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है, प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन कौन कौन से हमारे प्लाज्मा में, चूंकि इधर अभी छोड़ दो, अभी तरल में चल रहे हैं। ठीक है, तो जो लिक्विड पार्ट हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें पानी होता है, पोषक पदार्थ होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक एल्बुमिन, एक ग्लोबुलिन और एक फाइब्रिनोजेन। अब इन तीनों का काम है, इन तीनों का क्या है, काम। ठीक है, एल्बुमिन का क्या काम है, एल्बुमिन का काम यही है कि जब ब्लड जो होता है, जब हमारे रक्त नलिकाओं से जब तैरता है, बहता है, ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, जिस मतलब कि कोई कोशिका तक जाता है, कोई अंग तक जाता है, तो वहां पर क्या करता है, कुछ पदार्थों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है डिफ्यूजन द्वारा। ठीक है, तो उस समय जो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन ब्लड को ठीक है, ब्लड को मतलब कि ऑर्गन में जाने के लिए ज्यादा ब्लड उस ऑर्गन में ना चला जाए,
स्रावित होकर के ये जाने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, जाने से रोकता है। जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया, कोई ब्लड वेसल्स हो गया, कोई ब्लड वेसल्स हो गया, इसमें हमारा क्या है, प्लाज्मा है। इसके अंदर हमारा क्या है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा होगा तो पानी होगा, प्रोटीन होगा, पोषक पदार्थ होंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई हमारा क्या है, ऑर्गन है, यानी कोई अंग है। तो चूंकि भाई इसको क्या करना है, इसको पोषक चीज देना है ना, तो पोषक पदार्थ कहाँ घूमते हैं, ब्लड में। कोई स्पेशल कोई क्या है, कोई स्पेशल कोई चीज नहीं है कि पोषक पदार्थ को वहीं लेके जाएगा, ब्लड में ही घूमते रहते हैं। अब यहाँ से क्या होते हैं, आ जाते हैं डिफ्यूजन द्वारा। तो इसमें जो प्लाज्मा में जो मौजूद एल्बुमिन है, ठीक है, प्लाज्मा में जो मौजूद एल्बुमिन है, ठीक है, क्योंकि ब्लड में भी पानी रहना चाहिए, तभी तो ब्लड इधर उधर क्या होगा, तैरेगा उसके कौन। अब पूरा पानी कहाँ चलाएगा, मान लो इस ऑर्गन में चलाएगा, ठीक है, तो चलाएगा पूरा पानी, तो क्या हो जाएगा, पूरा ब्लड वेसल सूख जाएगा। और जब सूख जाएगा तो कौन कैसे इधर उधर जाएंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ये जो एल्बुमिन नामक जो प्रोटीन होता है, इसका काम यही है कि आवश्यकता से अधिक ब्लड उस ऑर्गन में न चला पाए, उसको क्या करता है, रोकता है। क्यों, क्योंकि एल्बुमिन जो होता है, इसको वाटर से प्यार होता है। ठीक है, अब बताओ, कोई चीज, अगर कोई चीज को कोई चीज पसंद है, उससे प्यार करता है, प्रेम करता है, तो बताओ जाने देगा, नहीं जाने देगा। ठीक है, कि पानी आने का कोशिश करेगा, लेकिन एल्बुमिन का रुक जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, अब बेचारा पानी क्या हो जाएगा, ठीक है। पहले चलो जितना काम था उतना हम चले गए, इसका भी बात मान लेते हैं। तो जो हमारा एल्बुमिन जो है, उसको क्या है, यह एक ऐसा प्रोटीन है जिसको पानी से प्यार होता है। ये पानी के साथ रहना क्या करता है, पसंद करता है। अब तुम ही अपने कॉमन सेंस से सोचो कि अगर कोई चीज हमारे लिए प्यारा है, हम उसके बिना नहीं रह सकते, तो बताओ हम उसको जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, रोक के रखेंगे। ठीक है, यही हमारा एल्बुमिन क्या करता है, उसको रोक के रखता है। ठीक है, क्योंकि एक प्रोटीन है। अब प्रोटीन जो है, ठीक है, प्रोटीन जो है हमेशा क्या करेगा, हमेशा सोचेगा कि हम क्या करें, तैरते रहे, ब्लड में इधर उधर घूमते रहे। अब पानी उसको क्या करेगा, ठीक है, समझो कि नाव है, और नाव को हमको क्या करना है, कहीं ले जाना है, तो पानी रहेगा तभी ना नाव चलेगा, कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो एल्बुमिन क्या करता है भाई, पानी को बचा के रखता है, नहीं जाने देता है। समझ में आ गया। अब ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन यह भी एक प्रोटीन है। इसमें तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा सेल्स पाए जाते हैं ग्लोबुलिन में। ठीक है, तो अल्फा बीटा का कोई ज्यादा इसमें महत्व नहीं है, लेकिन गामा एक ऐसा सेल्स है जो क्या करता है, एंटीबॉडी का काम करता है। एंटीबॉडी हमारे लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तो ग्लोबुलिन जो है ब्लड में, इसलिए यह भी एक प्रोटीन है, ये भी ब्लड में घूमता है। इसका काम यही है कि एंटीबॉडी तैयार करना। एंटीबॉडी तैयार करने का मतलब कि बाहर से कोई अगर क्या करे, वायरस या जीवाणु हमारे ब्लड में अगर आ जाए, तो एंटीबॉडी रहेगा तभी ना क्या करेगा, लड़ेगा। तो यह ग्लोबुलिन ऐसा प्रोटीन है जो एंटीबॉडी क्या करता है, तैयार करता है। ये भी समझ में आ गया। ठीक है, ब्लड में जो प्रोटीन होते हैं उनका कोई काम है ना जी। तो हमने समझ गया कि एल्बुमिन क्या कौन सा काम करता है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक पानी क्या हो जाए, ब्लड के नलिकाओं से निकल कर ना चला जाए, उनको रोक के क्या करता है, रखता है। अब ग्लोबुलिन जो है, ब्लड में अगर कहीं से इंफेक्शन हो जाए, कोई वायरस चला आए, तो ये क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, और फाइब्रिनोजेन जो है, फाइब्रिनोजेन एक ऐसा प्रोटीन है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्या होता है, तैरते रहता है। हमारे ब्लड में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो 24 घंटा 365 दिन ब्लड को जमाने के फेर में रहते हैं। ठीक है, कि ब्लड को जमा दें। ठीक है, यह जो हमारा फाइब्रिनोजेन है, ठीक है,
ये ब्लड को क्या करता है, जमाने में सहायक होता है। मान लो कहीं कट जाए, कहीं हमारा क्या हो जाए, ब्लड ऐसे कट जाता है, तो देखिए 1-2 मिनट के बाद क्या हो जाता है, जम जाता है। अगर न जमे, अगर यह फाइब्रिनोजेन ब्लड में न हो, ठीक है, तो हमारा शरीर से पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, निकलते रहेगा, निकलते रहेगा, हमारी मृत्यु हो सकती है। तो यह फाइब्रिनोजेन क्या करता है, हाँ, थक्का, रक्त को जमाने में, ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, सहायक होता है। यानी कि रक्त को थक्का जमाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, इतना जल्दी से उतारिए, इसके बाद अब समझ में आ रहा है बुसरा? सो गई? नहीं सोई है, समझ में आ रहा है। मिटा दें? नहीं नहीं, अभी मत मिटाइए, अभी तो लिखना चाहिए। अब जागी हो? कभी से बोले तो रहे हैं। चलो जल्दी से नोट करो, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लो। क्लॉटिंग है इसमें, ये कहीं रहेगा, उसमें से प्रोटीन का निकाल दो, प्लाज्मा में से प्रोटीन निकाल दो, जो बच गया सीरम, सीरम से ही हमारे क्या होता है, रोगों की जांच होती है। नोट करके लिख सकते हो, प्लाज्मा में से प्रोटीन निकाल लो, अब जो अवशेष बचता है उसको सीरम कहते हैं, वो भी हल्का येलोइश होता है, उसी से रोगों की जांच होती है। मान लो जैसे चिकन बना हुआ है, चिकन में से सारा गुदा निकाल दो, ठीक है, तो अब जो बचेगा उसको सीरम, वही चीज है। प्लाज्मा में जो भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है उसको निकाल दो, जो बच गया वो सीरम हो गया, उसी से रोगों की जांच हो, तभी ना पता चलेगा।
जैसे मान लो कि एक टोकरी में क्या है, बहुत सारा टमाटर है और उसमें कुछ सड़ा हुआ है, तो अच्छा वाला निकाल दो, पता चल जाए वो इसी के चलते सड़ रहा है ना। मिटा दे दूसरा। क्या तो हो गया। तो एक प्लाज्मा का हम लोग समझ गए कि प्लाज्मा का क्या काम है, कैसा रंग होता है, क्या करता है, कौन कौन से प्रोटीन मिले होते हैं। ठीक है, इसी प्लाज्मा में हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी तैरते रहते हैं। ठीक है, उसी पर तैरते रहते हैं। जैसे समझ लो कि रक्त वाहिनियां क्या हो गई, रोड हो गई। ठीक है, रक्त वाहिनियां रोड हो गई। अब प्लाज्मा क्या हो गया, बस हो गया। आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब घूम के मजे लेता है उसी पर। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जो होते हैं उसी बस पर घूमकर क्या करते हैं, पूरे शरीर का सैर करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, कभी जाकर फेफड़ा में देखता है कि वो हम लोग फेफड़ा में आ गए, कभी जाकर हार्ट में देखता है, ठीक है, कि हम लोग हार्ट में आ गए। ठीक है, कभी दिमाग में भी जाता है, ओ हो कितना सुंदर दिमाग है। ये सब क्या होता है, उसी नलिकाओं में क्या होता है, तैरता है। तो रक्त वाहिनियों को रोड मान लो, ब्लड को क्या मान लो, बस। ठीक है, और उस पर सब क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब क्या करता है, घूम घूम के मजे लेता है। अब हम आते हैं ब्लड का जो दूसरा हम लोगों का है, ब्लड का दूसरा ठोस, जिसमें ब्लड के पार्टिकल मतलब कि प्लाज्मा में जो तैरते हैं उनके बारे में। हाँ, यानी रुधिराणु। चाहे उसका कण कहो, पार्टिकल कहो, चाहे कोशिका कहो। ठीक है, रुधिराणु को कार्पल्स कहा जाता है, कार्पल्स। कण को पार्टिकल कहा जाता है, पार्टिकल। आइस को सेल्स कहा जाता है। कितने होते हैं हमारे ब्लड में, 40 से 45% हमारे ब्लड में। इनका रंग कैसा होता है जनरली, लाल, लाल रंग के। ठीक है, लाल रंग का ब्लड का जो रंग होता है लाल होता है। क्यों लाल दिखाई देता है पता चल जाएगा अभी। ठीक है, तो ध्यान दो, लाल को हटा दो तो दिक्कत हो जाएगा। अब कौन कौन से रुधिराणु मिले होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल मिले होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको 3 तरह के पार्टिकल मिले होते हैं। ठीक है, इसमें कितने तरह के पार्टिकल मिले होते हैं, 3 तरह के पार्टिकल मिले होते हैं। पहला हमारा होता है आरबीसी, दूसरा हमारा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा हमारा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। यहाँ पर अब आरबीसी का हम पूरा नाम बताते हैं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स। जिसको लिखना है लिख सकता है। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पल्स चाहे रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, आप प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु। ठीक है, बिम्बाणु। अब ध्यान दो, आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी का एरिथ्रो का मतलब होता है, एरिथ्रो का मतलब लाल, साइट मतलब कोशिका। एरिथ्रो का मतलब होता है लाल और साइट मतलब कोशिका। हाँ, एरिथ्रो एक पिगमेंट है। एरिथ्रो क्या है, पिगमेंट है। पिगमेंट के कारण ही किसी वस्तु में रंग आ पाता है, इतना जान लो। पिगमेंट के कारण ही किसी वस्तु में रंग होता है।
त्वचा का रंग मेलानिन के कारण, ठीक है। टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण, ये सब पिगमेंट होते हैं। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। उसी तरह से ब्लड का लाल रंग एरिथ्रो के कारण। डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नेम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ल्यूको माने होता है उजला, साइट मतलब सेल। इसका बायोलॉजिकल नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ये हिंदी नाम है प्लेटलेट्स का, ये हिंदी नाम है बिम्बाणु, ठीक है। जैसे इसको हम कहते हैं लाल रक्त कणिका, हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिका, इसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिका। उसी तरह से हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु। ये सब जो लिख रहे हैं उनका बायोलॉजिकल नेम है। बायोलॉजी में इनको ये नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ल्यूको का मतलब उजला होता है, साइट मतलब कोशिका। ये थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बो का मतलब होता है टुकड़ा, थ्रोम्बो का मतलब टुकड़ा। तो ये हाँ, ये आरबीसी के ही क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको क्या कहा जाता है, एक अलग नाम दे दिया जाए, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स कहा जाता है। आपका जब डेंगू होता है तो यही प्लेटलेट्स क्या होता है, घटने लगता है, डाउन होने लगता है। प्लेटलेट्स जब डेंगू होता है, डेंगू मच्छर जब काट दे, डेंगू जब रोग होता है तो यही घटने लगता है, ठीक है। 1.5 से 2-2.5 लाख होना चाहिए, और जब उससे नीचे आएगा तो आपका प्लेटलेट्स कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये एरिथ्रोजोसाइट है, एरिथ्रोजोसाइट है। एक कहिए कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इनका जो संख्या है 5 से 5.5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, याद रखना, ठीक है, प्रति mm³ होता है। प्रति mm³, प्रति mm³ का मतलब हो गया कि 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा या 1 मिलीमीटर गहरा अगर कोई हम ले ले कप, चाहे कोई अगर बर्तन, और उसमें अगर ब्लड को, ठीक है, उसमें अगर हम क्या करें, ब्लड को डाल दें तो कितना ब्लड आ जाता है उसमें, 5 से 5.5 मिलियन उसके सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। और समझ लो कितना छोटा होता होगा कि 1 mm में इतना ब्लड आ जाता है, ठीक है। तो 5 से 5.5 मिलियन, ठीक है। महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है, 4.5 के आसपास। महिलाओं में थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, 4.5 के आसपास। यही कारण है कि आरबीसी की संख्या महिलाओं में कम होती है। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, आयरन जो मतलब लोहा, लोहा क्या करता है, शरीर को मजबूत बनाता है। तो यही कारण है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का जो शरीर होता है थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर या नरम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में लोहा खूब भरा है और उनके शरीर में लोहा कम। तो बताओ, जिस चीज में लोहा ज्यादा होगा ज्यादा सख्त होगा, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि थोड़ा सा पुरुषों की अपेक्षा कम आरबीसी होते हैं, ठीक है, कम हीमोग्लोबिन होते हैं। हमें 14 ग्राम होता है, ठीक है, उनमें 11 से 12 के बीच में होता है, ठीक है। तो इसी के कारण उनका शरीर क्या होता है, कमजोर होता है। ये हो गया उनका संख्या हो गया, ठीक है, ये उनका संख्या हो गया। अब ध्यान दो, ये जीवित कितने दिन तक रहते हैं, 120 दिन तक जीवित रहता है, यानी 4 महीने। 120 दिन के बाद ही मर जाता है, ठीक है। अब ल्यूकोसाइट जो है हमारे ब्लड में बहुत कम होते हैं, लेकिन बड़ी काम के होते हैं। ये लगभग 6 से कह दो 10,000 या 9,000, 6 से 10,000, ठीक है। ये 4 दिन तक, कुछ घंटों से 4 दिन तक ही जीवित रहता है। इनका संख्या होता है 1.5 से 2.5 या 3 कहो, 1.5 से 2.5 लाख, केवल लाख। वो 50 लाख है, वो 50 लाख है ना। लगभग हमारे ब्लड में क्या होता है, 99% यही होता है, 99%, ठीक है। बाकी 1 में ये सब आ जाते हैं। हाँ, 1.5 से 2 लाख। ये 7 दिन तक जीवित रहता है,
ठीक है। हाँ, इनका जो लाइफ है 7 दिन, ये 4 दिन, 120 दिन यानी 4 महीना तक जीत रहता है। अगले साल नया बनते रहता है ना इस साल। इन रुधिराणु का पूछ देगा कि रुधिराणु का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ बनते हैं रुधिराणु? तो ये बनते हैं हमारे बोन मैरो में। बोन मैरो, वो भी रेड बोन मैरो कहेंगे तो और अच्छा होगा, रेड बोन मैरो बताए थे। ठीक है, वहीं पर ये सारे आरबीसी भी बनता है, डब्ल्यूबीसी भी बनता है, प्लेटलेट्स भी बनते हैं वहीं पर रेड बोन मैरो में। ठीक है। हाँ, हड्डियों का जो स्पॉन्जी वाला भाग होता है जिसको एपिफाइसिस कहा जाता है, वहां पर क्या होते हैं, रेड बोन मैरो पाए जाते हैं। आज जो मेडुलरी होती है उसमें तो येलो पाया जाता है। ठीक है। हाँ, येलो कलर का पाया जाता है, वो केवल फैट जमा करता है। आपातकाल में जब कभी क्या हो, एक्सीडेंट हो जाए, हड्डियां टूट जाती है, या कहीं से ब्लड क्या हो जाए हमारे शरीर में, कहीं ब्लड मतलब कि ज्यादा बह जाए, तब जाकर के दिमाग से हमारा ध्यान दो। मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब बहुत सारा ब्लड निकल गया, ठीक है, उस समय हमारा क्या कर रहा है, रेड बोन मैरो क्या कर रहा है, आरबीसी बना रहा है। उसके भी बनाने से क्या हो रहा है, ब्लड की आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो हमारा जो ब्रेन है तुरंत सिग्नल भेजा करता है किसके पास, येलो बोन मैरो के पास, कि तुम आखिर हड्डिये के साथ हो, कब तक तुम पीला रहोगे, चलो आज तुम्हारा पारी है, क्या करो, लाल हो जाओ। बताइए बात। तब वही उसका जो सेल्स होते हैं क्या कर लेते हैं, वो भी बनाने लगते हैं, कौन सा सेल्स, आरबीसी बनाने लगते हैं उस समय। ठीक है, आरबीसी, अब वो भी बनाने लगा, ये भी बनाने लगा, जल्दी 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 क्या होता है, ब्लड बनने लगता है उस समय। हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, ध्यान दो, अब हम कल पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में ना। टाइम नहीं है, और शुरू करेंगे तो फिर मन करेगा कि पूरा बता दें, टाइम ज्यादा हो जाएगा। चलो, तो आज के लिए इतना ही उतार लो, कल हम लोग पढ़ेंगे। बोलो, इतना जो पढ़ाई समझ में आ गया? नहीं आया ना। आ गया आ गया आ गया सर। 7 दिन तक लाइफ रहता है। चलो लेफ्ट हो जाओ, हाँ जिसका हो गया लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट नहीं ज्यादा दिन तक क्यों जिंदा रहता है बताएंगे। चलो चलो जाओ जाओ, पारा पारी ये लस्सी बन से पूरा गाँव उसका थोड़ा सा तो ठीक है, तो बस काटना हम काट दें, माल साफ माल काट दें। अब हम काट दीजिए। अभी नहीं हुआ है ना, उतार लो। स्क्रीनशॉट खींच लो। हो गया।